दोस्तों ये बात सब जानते हैं कि इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, यानी कि जितनी भी समिट्स और फोरम होंगे टॉप 20 देशों के वो भारत के द्वारा होस्ट कराया जाएगा। लेकिन एक सवाल आपके मन में आता होगा कि ये G20 होता क्या है, ये ग्रुप क्यों एग्जिट करता है, इसे बनाने के पीछे क्या मकसद था, क्यों हर साल ये देश एक दूसरे से अलग अलग जगह पर मिलते रहते हैं। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों G20 को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा G7 को। क्यों G7 G20 से पहले बना था? बात है 1970 की। दुनिया की आर्थिक हालात काफी खराब चल रहे थे। वैसे तो इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा रीजन था 1973 ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब कंट्री ने तेल पर एक एम्बार्गो को लगाया। उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज थी जैसे अमेरिका और यूरोप। ये वेस्टर्न कंट्रीज मिडल ईस्ट से आने वाले तेल पर बहुत निर्भर करते थे, जिसकी वजह से भरी एक इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिला। वेस्टर्न कंट्रीज की सरकारों ने फैसला किया कि अगर इस इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करना है तो हमें साथ में एक एक्शन लेने की जरूरत है। इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए हमें साथ में बैठकर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी चाहिए। इसी के चलते कुछ इनफॉर्मल मीटिंग होती है अमेरिका के व्हाइट हाउस में। इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में सन 1973 की बात है। अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी ने फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे से मिलते हैं। 2 साल के बाद ये इटली और जापान को इंक्लूड कर लेते हैं और 1975 में होता है पहली बार G7 की मीटिंग। ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। इसके बाद 1976 में कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है और ये G6 का ग्रुप G7 का ग्रुप बन जाता है। ये सातों कंट्री अपने समय के सबसे डेवलप कंट्री में से थे और इनकी इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी में से थी। लेकिन इसके अलावा कई कॉमन चीज थी। इनके बीच में इन सभी देशों में लिबरल डेमोक्रेसी थी जो ह्यूमन राइट एंड इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी चीजों को प्रमोट करती थी। पॉलिटिकल कोल्ड वार के समय ये सारी कंट्री वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थी, जो आइडियोलॉजिकली इन्हें आप सेम कह सकते हैं। इकोनॉमिकली तो ऑफ कोर्स ये सेम थी। ये सभी कंट्री तेल क्राइसिस और रिसेशन जैसी समस्याओं से जूझ रही थी। मेन मकसद इनका यही था कि साथ में बैठकर इकोनॉमिकल स्ट्रेटजीज बनाना। 1978 में रसिया को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है और G7 G8 बन जाता है। लेकिन जब 2014 में रसिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, उसके बाद से रसिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। इसी रीजन से ये ग्रुप आज के दिन भी G7 है। अब दोस्तों अगर हम G20 में आए तो इसकी भी शुरुआत इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से हुई थी। सन 1947 में एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के देशों में इन दिनों एक बहुत भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। इन देशों में करेंसी की वैल्यू तेजी से नीचे गिरने लगी और बेरोजगारी बढ़ने लगी और कुछ देशों में दंगे भी देखने को मिले। इसके अगले साल 1998 में रसिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। यही कारण था कि रसिया को भी इंक्लूड किया गया G7 में। लेकिन G7 के और भी मेंबर्स ने ये रिजाइल किया कि दुनिया समय के साथ साथ और इंटरकनेक्ट बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना देखने को मिल रहा है कि किसी एक देश में प्रॉब्लम होती है तो उसका असर बाकी देशों पर भी पड़ता है। लेकिन अगर हमें पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी लाना है तो भारी रिसेशन से बचाना होगा, तो हमें दुनिया को जो इमरजेंसी इकोनॉमिक्स है उनके साथ भी बैठकर एक्शन प्लान बनाना होगा। तो 26 सितंबर सन 1999 में G7 की फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग के बाद G20 ग्रुप की स्थापना जारी की जाती है। इस ग्रुप में डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि इस G20 में किन देशों को रखा जाए और किन देशों को नहीं रखा जाए। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि G7 के मेंबर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद देखा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश कौन हैं जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक्स को हैंडल कर रहे हैं। इस बेसिस पर
चीन, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रसिया को इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर देखा जाता है कि फिर देखते हैं कि रीजनली सबसे ज्यादा बड़ी पावर कौन सी है, क्योंकि दुनिया के हर एक रीजन का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जरूर होता है। इसी रीजन से एशिया में इंडोनेशिया और साउथ कोरिया में साउथ अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, ओशियानिया के रीजन से ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट के रीजन से साउथ अरब और तुर्की और यूरोप से 7G के मेंबर के अलावा पूरे यूरोपियन रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को ऐसा ऑल कंसिडर्ड कर लिया जाता है कि आज के दिन G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। मोटे मोटे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि ये G20 देश दुनिया के टॉप 20 में से हैं, न सिर्फ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, यहाँ तक के मिडिल एंड पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो अब इंडस्ट्रीज बात ये है कि G20 की असल बनाने का मकसद केवल फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना था। G20 की मीटिंग इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर के बीच में होती थी। कई सालों तक ऐसा होता रहा, जब तक कि साल 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आई। तब इन देशों की रियलाइज किया कि हमें और सीरियसली मीटिंग करनी चाहिए। सिर्फ हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए। हम सब देशों के बीच के कॉरपोरेशन का नेट लेवल भी होना चाहिए। अगर हमें ऐसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना होगा तो इसलिए पहले G20 की ऑफिशियल समिट होती है, वो 2008 में होती है। ये पहली समिट अमेरिका में बैठाई गई। इससे सारे देश मिलकर डिजाइन करते हैं। सबने बीच में एक ट्रेड बैक्टीरिया नीचे घटा देंगे और स्प्रेडिंग बढ़ाएंगे। इन टोटल $4 ट्रिलियन के ये खर्च करेंगे, तभी सभी की इकोनॉमी को रिवाइज किया जा सकेगा। टोटली सारे G20 के देशों को मिलकर ये दुनिया की इकोनॉमी में 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। 75 से भी ज्यादा ग्लोबल ट्रेड इन देशों में होती है और 2/3 से भी ज्यादा दुनिया की पॉपुलेशन इन कंट्रीज में रहती है। साल 2008 के बाद हर साल G20 की समिट हुई और हर साल ये अलग अलग देश में होती है। G20 मीटिंग में जो एजेंडा बैठाया जाता है, जो काम आप कर रहे हैं उसे स्मूथली चलाने के लिए टोक्यो सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। टोक्यो के 3 देश के साथ मिलकर काम करते हैं। करंट G20 प्रेसिडेंट, पिछले साल G20 प्रेसिडेंट और आने वाले साल G20 प्रेसिडेंट। पिछले साल इंडोनेशिया में G20 की समेत की गई थी, अब की साल इंडिया में और आने वाले साल ब्राजील में होगी। तो ऐसे इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील टोक्यो कंट्रीज हैं। G20 की जो प्रेसिडेंसी है ये एक रोटेशनल बेसिस पर काम करती है। जो 20 मेंबर है G20 के हर साल अलग मेंबर की प्रेसिडेंटी बनाया जाता है। मीडिया में सुनकर आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सरकार की। G20 इस साल इंडिया में आ गया, लेकिन ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इस साल नहीं तो अगले साल इंडिया में G20 की समिट होनी ही थी। अगर आप लिस्ट देखें तो 2008 में ये G20 की 18 समिट है। अमेरिका एक ऐसी इकलौती कंट्री है जहां पर ये समिट 2 बार होस्ट की गई है, 2008 और 2009 में। उसके पिछले रीजन हो सकते हैं कि ये जो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो अमेरिका से शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद हर साल अलग अलग कंट्रीज की बारी आती है। अब इन 20 कंट्रीज के अलावा कुछ गेस्ट कंट्री को भी इनवाइट किया जाता है इस समिट में, जैसे कि स्पेन के पास परमानेंट इनविटेशन है इस समिट का। इसके अलावा होस्ट कंट्रीज भी बाकी देशों को इनवाइट कर सकती हैं। इस साल इंडिया में 9 देश और इनवाइट किए थे, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, UAE, बांग्लादेश, इजिप्ट और ओमान। इनके अलावा परमानेंट गेस्ट लिस्ट में कुछ और बड़े इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, WHO, WTO, IMF और एशियन की चेयरमैन कंट्रीज। दोस्तों अभी बहुत कुछ जानने के लिए है, लेकिन आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिल चुका होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।